नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपको एक करंट अफेयर की क्लास डाल दी गई है, सभी ने देख ली होगी। करंट अफेयर के वैसे मैं आपके लिए टॉपिक भी लेकर आने वाला हूँ। टॉपिक यानी कि एक बेहतरीन से टॉपिक लेकर आऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा मदद दे रहे होंगे परीक्षा में, जो परीक्षा आपकी होने वाली है उसमें। छोटे छोटे टॉपिक वैसे जो मैं लेकर आता हूं, जैसे कि आपने देखा होगा मैं भी एक टॉपिक लेकर आया था, जैसे कि ऑपरेशन लेकर आया था, जो सियाचिन वाला ऑपरेशन था, ऑपरेशन मेघदूत। अभी ऑपरेशन ब्लू स्टार और बहुत जल्दी मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। और यूट्यूब पर मैं आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराना शुरू करूंगा। क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप क्वेश्चनों को भी जानेंगे। फिलहाल आज इतिहास की एक वीडियो लेकर आया हूं और इतिहास की वीडियो में जो हम बात कर रहे थे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम किस तरह से अल हजाज का भेजा हुआ एक सेनापति होता है और जो किस तरह से भारत पर आक्रमण करता है और भारत पर आक्रमण करने के बाद सिंध के एक शासक दाहिर को हराने का काम करता है। और मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में आता है तो कुछ कर आदि लगाता है जो आपसे दरअसल पूछ लिए जाते हैं। वो सारे जजिया कर आदि आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। और जजिया कर लगाने के बाद वह कुछ लोगों को जजिया कर से छोड़ देता है, विकलांग विधवाओं आदियों को जजिया कर से छोड़ देता है। और जो विकलांग होते हैं, विधवा होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पर जजिया कर लेने का काम नहीं करता। मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद भारत पर एक और शासक को हमें पढ़ना है जिसका नाम होगा महमूद गजनबी। क्या नाम होगा? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी जो है प्यारे दोस्तों, आपको जानना होगा कि यह 1000 से लेकर भारत पर आक्रमण करना शुरू करेगा और 1027 में जाकर इसकी क्या हो जाएगी? 1027 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि लगभग यह अगर हम बात करें 1000 से लेकर 1027 तक पढ़ेंगे और 1030 में जाकर इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। यानी भारत पर जो आक्रमण करेगा 1000 से लेकर 1027 तक करेगा और उसके बाद 1030 में इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो हम आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि तुर्की आक्रमणकारी था। कहां का? जो तुर्की से आक्रमण करने वाले व्यक्ति थे, आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, तुर्की एक देश है, टर्की जिसे कहा जाता है। इस देश के बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, तुर्की जो देश है, इस तुर्की देश के अंदर बात करें तो एक यहां पर वंश चल जाता जिसे आप गजनवी वंश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गजनवी या गजनी वंश के नाम से जानते थे। इस गजनी या गजनवी वंश का ही दूसरा नाम हुआ करता था जिसे आप क्या कह सकते थे? यामुनी वंश भी कह सकते थे। क्या कह सकते थे? यामुनी वंश कह सकते थे। तुर्की के अंदर एक गजनी या यामुनी वंश नाम का एक वंश चलता था और इससे यामुनी या हम कहें गजनी वंश के जो संस्थापक रहे उस व्यक्ति का नाम था अल्पगीन। क्या नाम था? अल्पगीन। ये अल्पगीन नाम का व्यक्ति जो था, ये यामुनी वंश या गजनी वंश का एक संस्थापक था जो तुर्की के अंदर एक वंश चलता था। और इस अल्पगीन नाम के व्यक्ति का एक गुलाम हुआ करता था जिस व्यक्ति का नाम हुआ करता था सुबुक्तगीन। क्या नाम हुआ करता था? सुबुक्तगीन इस व्यक्ति का नाम हुआ करता था। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चीजों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, वैसे सारी की सारी चीजें आएंगी। अभी आप इतना समझो, तुर्की के आक्रमणकारियों को आज हम भारत में पढ़ने वाले हैं। और जो तुर्की के आक्रमणकारी होंगे, तुर्की में एक वंश चला है जिसका नाम है यामुनी वंश। इस यामुनी वंश का दूसरा नाम आप गजनी वंश कह सकते हैं। और गजनी वंश की स्थापना तुर्की के अंदर सुबुक्तगीन नाम के व्यक्ति ने करने का काम किया है। और सुबुक्तगीन नाम का व्यक्ति जो इसका गुलाम है, एक जिसका नाम क्या है? अल्पगीन। जो मोहम्मद यानी कि हम गजनबी है, जो गजनबी वंश है या यामुनी वंश है, इसकी स्थापना अल्पगीन नाम के व्यक्ति ने की है। और अल्पगीन नाम का व्यक्ति है, उस व्यक्ति का गुलाम है जिसका नाम क्या है? सुबुक्तगीन नाम का व्यक्ति इसका एक गुलाम होने का काम करता है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमने मोहम्मद बिन कासिम पढ़ा है तो मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ने के साथ साथ मैंने आपको एक बात बताई थी कि अल हजाज नाम का जो व्यक्ति होता था, अल हजाज नाम का व्यक्ति जो कि यहां पर सिंध के शासक दाहिर बार अपने जहाजों को लूटने का आरोप लगाता है। और इसी बहाने से वह व्यक्ति क्या करता है कि मोहम्मद बिन कासिम को, वैसे तो बुदेला भी भेजता था 711 में, लेकिन 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है क्योंकि दाहिर पर एक आरोप लगाया गया था कि उसने अल हजाज नाम के व्यक्ति के क्या जहाजों को लूटने का काम किया है। और जब यहां पर इस तरह से काम किया जाता है
जब यहां से इस तरह से काम किया जाता है तो आपको अच्छी तरह से पता था कि कारण क्या है मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण करने का। तो वो एक कारण था कि उसके जहाजों का लूटने का आरोप सिंध के शासक दाहिर पर लगा था। लेकिन सर अगर महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया है तो इसका कारण क्या था, आखिरकार इसने भारत पर क्यों आक्रमण किया? आज इस बात को मैं आपको पहले समझाऊंगा कि आखिरकार महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया और किस तरह से इसने सोमनाथ जैसे विख्यात प्रसिद्ध मंदिरों को लूटने का काम किया। आखिरकार इस व्यक्ति को क्यों मूर्ति भंजक कहा जाता है, मूर्ति तोड़ने वाला इस व्यक्ति को क्यों कहा जाता है, इन्हीं सभी बातों पर मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूं। प्यारे दोस्तों जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आप देखें तो एक व्यक्ति का नाम मैंने अभी यहां लिखा था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन नाम का व्यक्ति जो था यह अक्सर भारत पर आक्रमण करता रहता था, यानी सुबुक्तगीन नाम का व्यक्ति अक्सर भारत पर आक्रमण करता रहता था। एक बार इसने भारत में एक स्थान पड़ता है पेशावर, भारत में एक स्थान पड़ता है पेशावर। इस पेशावर स्थान पर, पेशावर नामक स्थान पर एक दिन आक्रमण करता है सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन जब आक्रमण करता है तो यहां पर एक राजा हुआ करता था, जिस राजा का नाम क्या था, जिस राजा का नाम हम कह सकते हैं, इस राजा का नाम हुआ करता था जयपाल। यानी जयपाल नाम के राजा के सामने यह आक्रमण करता है सुबुक्तगीन। और जब जयपाल जैसे राजा पर आक्रमण करता है तो जयपाल जो पेशावर के अंदर थे, जयपाल क्या नाम था, जयपाल। जब सुबुक्तगीन नाम का व्यक्ति, सुबुक्तगीन जो कि एक यहां पर गुलाम था किसका, हम कह सकते हैं अल्तुगिन नाम के व्यक्ति का, जो मैंने अभी लिखा था। और अल्तुगिन कौन था, ये यामनी वंश या गजनी वंश का एक संस्थापक था। यामनी या गजनी वंश क्या था, तो ये तुर्की के अंदर एक वंश हुआ करता था जो कि भारत के अंदर इन्हीं आक्रमणकारियों ने आक्रमण करने का काम किया है। तो पेशावर में शासन कर रहे थे एक व्यक्ति का नाम था जयपाल, और जयपाल पर आक्रमण करते हैं अक्सर यहां पर कौन, सुबुक्तगीन नाम के व्यक्ति। और जयपाल ने यहां पर सुबुक्तगीन नाम के व्यक्ति की क्या कर दी, हत्या कर दी। और जैसे ही हत्या कर दी, हत्या करने के साथ साथ, वैसे तो हम बात करें तो सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करता रहता था, लेकिन एक आक्रमण में जयपाल ने सुबुक्तगीन नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी। और जैसे ही सुबुक्तगीन नाम के व्यक्ति की हत्या की गई, अब उसका बेटा इस बात की कसम खाता है कि मैं अब भारत पर अपने पिता का बदला लूंगा। और उसका बेटा कोई और नहीं, उसका बेटा ही है महमूद गजनबी। जरा दोबारा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण क्यों कर रहा है? महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पिता का नाम सुबुक्तगीन था और सुबुक्तगीन की हत्या भारत में हुई थी। और भारत के जयपाल नाम के व्यक्ति ने, जो पेशावर के अंदर एक आक्रमण हुआ था, उसमें सुबुक्तगीन की हत्या कर दी थी। और अब जो महमूद गजनबी है, यह भारत पर आक्रमण इसलिए करता है क्योंकि अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए भारत पर आक्रमण करता है। अब भारत पर जब आक्रमण करेगा तो आखिरकार लूटपाट मचाएगा, किस तरह से मंदिरों को तोड़ेगा, किस क्रम में भारत में आगे बढ़ेगा, इसी क्रियाक्रम पर हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन बहरहाल मैंने आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट किया है, वो सिर्फ इतना है कि हम तुर्की से आने वाले आक्रमणकारियों को पढ़ने वाले हैं। कहां से? तुर्की से आने वाले आक्रमणकारियों को पढ़ने वाले हैं। और तुर्की में एक यामनी वंश या दूसरा नाम इसका है गजनी वंश, इसका संस्थापक हुआ है जिसका नाम है अल्तुगिन। और अल्तुगिन नाम का व्यक्ति जो है, अल्तुगिन नाम का व्यक्ति जो है, यह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसने यहां पर यामनी वंश या कि गजनी वंश की स्थापना की है। और इसका एक गुलाम है जिसका नाम है सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन की हत्या किसने कर दिया है? जयपाल ने कर दिया। और इसी बात का बदला लेने के लिए महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण कर रहा है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है अगर आपको इतिहास को क्रम से जानना है। अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये बताओ भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किए? महमूद गजनबी। कोई कहे कि 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर आक्रमण किसने किए? महमूद गजनबी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आखिरकार महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? तो अब आपके दिमाग से निकलने वाला जो आंसर होगा वो अक्सर किताबों में शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको समझनी होगी किसी भी चीज को। जब आप जिस चीज को भी पढ़ेंगे उसके बारे में बेसिक चीज जाननी होगी, उसका कॉन्सेप्ट भी जानना होगा, आखिरकार ऐसा हुआ क्यों था। अगर ये तो बात सही है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन क्या है का मतलब हमें नहीं, हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार इसका आंसर ऐसा क्यों है। जब क्या और क्यों में अंतर आप जानना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। अब आप क्या पर काम नहीं करेंगे, अब आप क्यों पर काम करेंगे, क्योंकि आपको अपने माइंड के अंदर जो आपकी क्षमता है उसको विकसित करके आगे बढ़ना है। और आप अगर इस क्षमता को विकसित करके आगे बढ़ गए तो आपको फिर जीवन में समस्या आने वाली नहीं है। देखिए 932 वह समय था
932 ईस्वी जब नहीं लिखा है तो ईस्वी मानकर चलिएगा। 932 ईस्वी में अल्तुगिन ने यामनी वंश की स्थापना की। इस अल्तुगिन नाम के व्यक्ति ने यामनी वंश की स्थापना की, जिसको आप क्या कह सकते हो, जिसको आप गजनी वंश भी कह सकते हो। तो गजनी वंश की स्थापना कहां पर की गई है? तुर्की के अंदर की गई है। और तुर्की के अंदर अल्तुगिन नाम के व्यक्ति ने 932 ईस्वी में अल्तुगिन नाम के व्यक्ति ने यामनी या फिर गजनी वंश की स्थापना की है। माइंड के अंदर छप जाना चाहिए, एक एक बात समझ में आनी चाहिए, इसलिए पहले बताता हूं, जब लिखे हुए पर आता हूं। कहानी के तौर पर समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन जीवन में दुख उत्पन्न हो जाएंगे अगर इस बात को आपने ज्यादा मतलब वर्णन से ले लिया, ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश करने लगे तो समस्या फिर जीवन में तुम्हारे ज्यादा आ जाएगी। वैसे भी आजकल फेस्टिवल काफी चल रहे हैं तो समस्या तो तुम्हारे ऊपर वैसे भी आ रही होगी। और एक विशेष प्रकार का भारत की संस्कृति में एक विशेष प्रकार का पर्व मनाया जाता है जो कि आरंभ हो ही गया है 7 फरवरी से। लेकिन आप इसकी चिंता ना करें, आप उस पर्व की चिंता जरूर कर लें जो आपकी बेरोजगारी का एक ठप्पा आप पर लगा हुआ है। क्योंकि ये जो दिन है 7 से 14 दिन के, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, हर साल आएंगे। लेकिन इससे आप पर क्या फर्क पड़ेगा? आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि बेरोजगार व्यक्ति की ना तो कोई फेस्टिवल होते हैं, ना त्योहार होती है, ना खुशी होती है, ना गम होती है। उसे सिर्फ एक चीज से दोस्ती पसंद होनी चाहिए, वो सिर्फ किताब, सिर्फ किताब और सिर्फ किताब। यानी कि इस समय आपका एक वो शायरी है ना कि हर किसी से इश्क करने की एक उम्र होती है, हर किसी से इश्क करने की एक उम्र होती है, और इस समय तुम्हारी उम्र है किताबों से मोहब्बत करने की। तो किताबों से मोहब्बत करो, ये आपको बेवफाई कभी नहीं देंगे। किताबों से बड़ा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हो सकता। बहरहाल आइएगा, आपको मैंने जो अभी तक एक अच्छी चीज बताई है वो सिर्फ इतनी बताई है यामनी वंश के बारे में या गजनी वंश के बारे में। महमूद गजनबी जो है वो यामनी वंश का ही शासक है। अब महमूद गजनबी के बारे में बात करें तो यामनी वंश का शासक किस तरह से है, आपको अच्छी तरह से ये बात भी समझ आएगी, क्योंकि इसका जो पिता था वो कभी यामनी वंश का ही गुलाम हुआ करता था। अगर हम बात करें यामनी वंश का ही शासक था, यामनी वंश की राजधानी गजनी हुआ करती थी, जो कि हम कह सकते हैं उस समय ऐसा नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान आप मान सकते हैं। यामनी वंश की राजधानी कहां हुआ करती थी? यामनी वंश की राजधानी गजनी या अफगानिस्तान में हुआ करती थी। आपसे कई बार यह चीज पूछी जाती है, उम्मीद करता हूं कि गलत आगे से नहीं होना चाहिए। आएगा 1001 में अगर आप देखें तो महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया, और 1001 में यह आक्रमण उसी व्यक्ति के खिलाफ किया गया है जिसने इसके पिता को मारा था। आप बताओ कि महमूद गजनबी के पिता को किसने मारा था? पेशावर का एक शासक था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था जयपाल। और ध्यान रखिएगा यह जयपाल कौन था? तो एक हिंदू शाही वंश का शासक था। 1000 में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया, और भारत पर हिंदू शाही वंश का शासक जिसका नाम राजा जयपाल था, इसको यहां पर हरा दिया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपसे अगर यह पूछे कि अल्तुगिन नाम के व्यक्ति गुलाम जिसका नाम क्या था, सुबुतगिन नाम के व्यक्ति की हत्या का बदला लेने के लिए महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया। इसने अपने पिता की हत्या का बदला कब लिया? आप क्या कहोगे? 1001 सन में जयपाल नाम के व्यक्ति को हराकर महमूद गजनबी ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का काम किया। लेकिन एक अच्छा सा प्रश्न पूछा जाता है। दरअसल एक रानी हुआ करती थी जो कि जम्मू कश्मीर की शासिका हुआ करती थी। क्या नाम था? जम्मू कश्मीर की शासिका थी। इस रानी का नाम हुआ करता था दिद्दा। क्या नाम था? दिद्दा। दरअसल जब महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण कर रहा है तो महमूद गजनबी के भारत आक्रमण करते समय भारत के जम्मू कश्मीर में एक शासिका शासन चलाने का काम कर रही है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है दिद्दा। यानी जम्मू कश्मीर की रानी कौन थी उस समय? यहां पर दिद्दा नाम की एक महारानी हुआ करती थी जो जम्मू कश्मीर पर शासन चलाने का काम कर रही है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। उम्मीद करता हूं अगर अब पूछा जाएगा तो आप इस प्रश्न को नहीं छोड़ोगे। जरा आगे आइएगा। 1001 में पहला आक्रमण कर दिया, लेकिन 1001 में जो आक्रमण किया है वो सिर्फ आक्रमण इतना था मेरे टाइगरों कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए आक्रमण था। लेकिन महत्वपूर्ण आक्रमण इसके द्वारा किया गया 1025 में। इसको टिक लगा लीजिएगा, इस प्रश्न को बस टिक लगाइएगा। अगर डेट की बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण डेट अगर जो पूछी तुमसे जाएगी वो होगी 1025। क्या? 1025, क्योंकि 1025
1025 में महमूद गजनबी नाम का व्यक्ति भारत के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करेगा। सोमनाथ मंदिर चालुक्य वंश के शासक भीम नाम के व्यक्ति ने बनवाने का काम किया था, पत्थरों से बनवाने का काम किया था। और अब जब सोमनाथ को लूटने का काम करेगा, सोमनाथ मंदिर के बारे में बात करूं तो उसकी मूर्ति जो शिवलिंग हुआ करती थी, बड़ी यहां पर विशालकाय शिवलिंग, और उसका जो यहां पर स्थापित की गई थी बड़े अजीबो गरीबों तरीके से की गई थी। और भारत में जो मंदिरों की कला इस महमूद गजनबी ने देखी है, वहां पर कई मंदिरों में जहां पर शिवलिंग ना धरती पर जमी हुई थी, ना ऊपर किसी से बंधी हुई थी, ना ही आसपास किसी से बंधी हुई थी, ऐसे मंदिरों को उसने लूटने का काम किया है। हालांकि माना यह जाता था कि शिवलिंग के हवा में तैरने का जो कारण था, वो आसपास की दीवारों में मैग्नेट पावर बनने की वजह से शिवलिंग यहां पर बीच में झूलने का काम करती थी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि 1025 में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। और सोमनाथ मंदिर कहां पर है? गुजरात के अंदर या सौराष्ट्र के अंदर हम कह सकते हैं सोमनाथ मंदिर है। और शासक की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि भीम फर्स्ट उस समय वहां के शासक हुआ करते थे, और ये चालुक्य वंश के शासक थे। कहां के? चालुक्य वंश के शासक थे। ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि यह बताइएगा कि जिस समय सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लूटा गया, उस समय कौन व्यक्ति वहां का शासक था? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो भीम फर्स्ट नाम के व्यक्ति जो चालुक्य वंश के, कौन से वंश के? चालुक्य वंश के। जब हम चालुक्य वंश पढ़ेंगे और अच्छे से इसको जानेंगे, लेकिन चालुक्य वंश के जो शासक थे, इनका नाम था भीम द्वितीय, और ये उस समय वहां के शासक थे। इन्हीं ने ही जो सोमनाथ मंदिर से पत्थरों से बनवाने का काम किया था, और इन्हीं के समय में महमूद गजनबी ने भारत के सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम किया। अब रास्ते में यह जा रहा था मंदिरों को लूटते हुए, माना जाता है कि इसकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हो जाती है। कहने को तो आप सभी जानते हैं कि महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया, तो भारत पर आक्रमण करने के बाद भी भले चाणक्य वंश के शासक भीम फर्स्ट जैसे लोगों ने इसका मुकाबला सिर्फ इस बात के लिए नहीं किया कि यह व्यक्ति मंदिरों को लूटने का काम कर रहा है, इसको भगवान देखेगा, क्योंकि भगवान के मंदिर में इस तरह से कर्म करना ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के अंदर अच्छे नहीं माने जाते थे। तब वहां के शासक, वहां के पुजारी सिर्फ इस बात के लिए महमूद गजनबी से कुछ नहीं कहते कि गलत कर रहा है, भगवान इसको इसके किए की सजा देगा। लेकिन सोमनाथ मंदिर से बहुत ज्यादा सोना चांदी लूटकर जब यह व्यक्ति भारत से जा रहा है, रास्ते में एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हो जाती है जिन्हें भारत में जाट कहते हैं। और माना यह जाता है कि सभी लोगों के अंदर बहुत दिमाग होता है, यानी बुद्धि के प्रखर होते हैं बहुत लोग, और जाटों को ऐसा माना जाता है कि इनके अंदर होती नहीं है। या आप ऐसे लगा सकते हैं कि आप इनके सामने दिमाग का प्रयोग करेंगे और दिमाग का प्रयोग करके आप इनको हरा सकते हैं। लेकिन जाटों का मानना ऐसा होता है कि आप कितना भी दिमाग का प्रयोग कर लें, माना कि आपके अंदर दिमाग बहुत है, लेकिन हमारे अंदर होता ही नहीं है। और जिस व्यक्ति के अंदर होता नहीं है, बड़ा ही यहां पर आपके ऊपर भारी पड़ेगा, क्योंकि वह क्या करता है, सोचने समझने के हिसाब से अगर उसे मारना है तो मारना है महमूद गजनबी को। और इतना जबरदस्त तरीके से महमूद गजनबी को जाटों ने मारा कि महमूद गजनबी को भी लगा कि भारत के अंदर भी कोई ऐसी कौम है जो तुझे टक्कर दे सकती है। आप ध्यान रखेंगे कि जब सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी भारत से लूट कर जा रहा था, इसकी मुलाकात जाटों से हो जाती है, और जाटों ने इस लूट कर ले जाने वाले धन को यहां पर महमूद गजनबी से लूट लिया। यानी महमूद गजनबी को किसने लूटा? तो जाटों ने महमूद गजनबी को लूटा। और ध्यान रखिएगा 1027 में जब महमूद गजनबी को लगा कि इन जाटों से मुझे बदला लेना है, जाटों से बदला लेने के लिए महमूद गजनबी एक बार फिर से भारत पर अंतिम आक्रमण करेगा। और इस बार जो 1027 में अंतिम आक्रमण भारत पर किया जाएगा महमूद गजनबी के द्वारा, वो जाटों के विरुद्ध किया जाएगा। क्योंकि जाटों से दुश्मनी क्यों बन गई? क्योंकि जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जा रहा था तो जाटों ने इस महमूद गजनबी को लूट लिया। बात बहुत अच्छे तरह से समझ में आ रही होगी कि इसने 1025 में यहां पर सोमनाथ मंदिर लूटा, और 1027 में महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण भारत पर होता है, जो किसके विरुद्ध होता है? जाटों के विरुद्ध होता है। आशा करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से आपको यह बात समझ में आई होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था महमूद गजनबी के बारे में। भीम फर्स्ट कौन है? चालुक्य वंश के शासक हैं, उस समय यहां के शासक कह सकते हैं, और इन्होंने ही पत्थरों से सोमनाथ मंदिर को बनवाने का काम किया था।
भारत पर 1000 से लेकर 1027 तक यह व्यक्ति महमूद गजनबी कुल 17 बार आक्रमण करता है। आपसे पूछा जाएगा किस व्यक्ति ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, तो महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करने का काम किया। महमूद गजनबी ने चांदी के सिक्के जारी किए और संस्कृत भाषा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भारत में कौन आक्रमणकारी था, तुर्की से आक्रमण करने के लिए आया था, तो महमूद गजनबी चांदी के सिक्के चलाता है। मूर्ति भंजक इसे कहा जाता है, क्योंकि जब इसने भारत में बहुत सारे मंदिरों को लूटा था, तो मंदिरों को लूटने के बाद इस व्यक्ति का मानना ऐसा था कि ये जो था हिंदू धर्म में विश्वास नहीं रखता था, इसने यहां की मूर्तियों को ले जाकर तुर्की की सड़कों पर तोड़वा कर फेंकवा दिया। मस्जिद के अंदर जहां लोग चढ़ते थे वहां नीचे मूर्तियों को तोड़वा कर भिजवा दिया। इसको कहा जाता है मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला शासक। इस व्यक्ति ने भारत में चांदी के सिक्के जारी किए और संस्कृत का प्रयोग करने वाला तुर्की आक्रमणकारी कौन था, तो महमूद गजनबी संस्कृत का भी प्रयोग करने वाला तुर्की आक्रमणकारी रहा है। इस व्यक्ति ने एक विश्वविद्यालय भी बनवाया है, जिसको आप क्या कहेंगे, जिसको आप यहां पर गजनी विश्वविद्यालय कह सकते हैं। मतलब अपने ही नाम पर विश्वविद्यालय इसने अफगानिस्तान के अंदर बनवाया था। कहां पर? अपने नाम पर महमूद गजनबी ने ही गजनी विश्वविद्यालय की स्थापना अफगानिस्तान के अंदर करवाई है। इस बात को अपने मस्तिष्क में थोड़ा सा सेट करना होगा। वैसे हम आज की वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना होगा कुछ महत्वपूर्ण चीजें महमूद गजनबी के बारे में। और महमूद गजनबी की सारी महत्वपूर्ण चीजों को हमें पढ़ेंगे। हरियाणा के अंदर पड़ता है एक जगह कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में एक जगह पड़ती है जिसे आप कहते हैं थानेसर। थानेसर में एक मंदिर था, उस मंदिर पर भी इसने आक्रमण किया। मैंने कहा इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। बहुत सारे मंदिरों को तोड़ने का, मूर्तियों को तोड़ने का, मंदिरों से लूटने का काम किया। तब थानेसर का मंदिर इसलिए प्रमुख था क्योंकि वहां पर एक मूर्ति थी जो चक्र स्वामी की मूर्ति थी। किसकी? चक्र स्वामी की मूर्ति थी। और आपसे ये एसएससी ने प्रश्न पूछा है कि थानेसर में जो मंदिर महमूद गजनबी ने तोड़वाया, उस मंदिर के अंदर जो मूर्ति तोड़वाई, उस मूर्ति का क्या नाम था, तो चक्र स्वामी की मूर्ति महमूद गजनबी ने थानेसर जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पड़ता है, वहां पर इसने चक्र स्वामी की मूर्ति को तोड़वाने का काम किया। इस बात को ध्यान से आप अपने मस्तिष्क में सेट रखेंगे। हरियाणा से संबंधित प्रश्न होता है तो आपसे अक्सर यह पूछ लिया जाता है। महमूद गजनबी के दरबार के इतिहासकार कौन है? तो देखो ध्यान रखिएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है अगर हम आपको तुर्की आक्रमणकारियों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि तुर्की आक्रमणकारियों में यहां से सीधा आपके सामने प्रश्न पूछा जाएगा। देखो है क्या पर, एक व्यक्ति है जिसका नाम है अल बरूनी। क्या नाम है? अल बरूनी। एक व्यक्ति है फिरदौसी, दूसरा व्यक्ति है उत्बी। 3 व्यक्ति अपने मस्तिष्क में सेट करो, अल बरूनी, उत्बी और फिरदौसी। जो अलबरूनी नाम का व्यक्ति है, इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। इसने 2 किताब लिखी है, किताब तो एक ही है, नाम 2 है। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, 3 है नाम है इसके, बल्कि तारीख ए हिंद, नाम 3 है। किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद और तारीख ए हिंद, ये अलबरूनी के समय में लिखी गई है। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार रहा है? तो आप कहेंगे महमूद गजनबी के समय में रहा है। दूसरा व्यक्ति है फिरदौसी। फिरदौसी के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है शाहनामा, और शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। तीनों के तीनों दिमाग के अंदर सेट होने चाहिए, एक एक बिंदु चाहे कुछ भी याद मत रखना। इन किताबों को लिखने वाले व्यक्तियों के नामों को बस ध्यान रखिएगा। तीसरा व्यक्ति है उत्बी। इसने किताब उल यामनी को लिखा है और यह दरबारी इतिहासकार हुआ करता था। इसने चचनामा को भी फारसी में ट्रांसलेट करने का काम किया था, जबकि अली अहमद चचनामा को लिखने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद, तारीख ए हिंद या हम कह सकते हैं किताब उल हिंद नाम की किताब लिखी। फिरदौसी ने शाहनामा जो अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है, इस किताब को लिखने का काम किया। उत्बी जिसने किताब उल यामनी को लिखा, और चचनामा जिसमें सिंध के शासकों का वर्णन मिलता है। चचनामा में क्या मिलता है? अच्छी तरह बताया है, सिंध के शासकों का, सिंध के बारे में जहां जानकारी मिलती है। तो चचनामा को फारसी में अनुवादित करने का काम किसने किया? उत्बी ने किया। एक प्रश्न बड़ा जबरदस्त सा पूछा गया था, जरा उस पर ही बात कर लेता हूं कि महमूद गजनबी के दरबारी इतिहासकार कौन थे। तो जब भी यहां पर आपको तीनों ऑप्शन डालकर देना, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी, और सिर्फ इस बात को पूछ रहा हो कि महमूद गजनबी का इतिहासी दरबारी कौन था, यह प्रश्न 1-2 बार आया है। वैसे तो देखिए तीनों के तीनों होते हैं,
वैसे तो तीनों के तीनों होते हैं, लेकिन यहां पर इसीलिए मैंने लिखा है कि उत्बी जो था यह दरबार के अंदर बैठकर लिखता था। मतलब दरबारी इतिहासकार इसलिए था कि दरबार के अंदर बैठकर लिखता था, तो उत्बी जो था यह दरबारी इतिहासकार था। तीनों के तीनों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। जरा आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आपको हम कहना चाहूं तो मैं आज महमूद गजनवी के बारे में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अगला एक पॉइंट है, आपको जैसा कि पता ही होगा 1030 में इस व्यक्ति की क्या हो जाती है, महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। इससे आगे आपको ज्यादा नहीं जानना। यानी कि प्रमुख रूप से मैं कह सकता हूं कि भारत में एक व्यक्ति ऐसा आक्रमण करता है, आक्रमणकारी, जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए भारत में आक्रमण करता है। इस व्यक्ति ने सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण किया है 1025 में किया है, जो सोमनाथ मंदिर पर किया है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंदर होता है, और गुजरात के अंदर उस समय चालुक्य वंश के शासक जो हम बात करें, जिनके बारे में भीमफस्ट, ये शासन करने का काम कर रहे थे। भारत में संस्कृत का प्रयोग करने वाला व्यक्ति महमूद गजनवी, तुर्की आक्रमणकारी, चांदी के सिक्के चलाने वाला महमूद गजनवी, अफगानिस्तान में गजनी विश्वविद्यालय बनवाने वाला महमूद गजनवी नाम का व्यक्ति। भारत के अंदर 3 इतिहासकार जिनका नाम है अलबरूनी, फिरदौसी और उत्बी, ये किसके समय में थे, महमूद गजनवी के समय में इतिहासकार थे। 1030 में इस व्यक्ति की मौत हो जाती है, और इस व्यक्ति की मौत के साथ ही इसका चैप्टर समाप्त हो जाता है। लेकिन यह भारत पर जो आक्रमण कर रहा है, सिर्फ लूट के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण कर रहा है। अब हम ऐसे इतिहास का, ऐसे आक्रमणकारियों को पढ़ेंगे जो कि भारत में आक्रमण तो करेंगे, लेकिन अब सत्ता स्थापित करने की कोशिश करेंगे। उनसे आगे जब आप गौरी जैसे लोगों को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे गौरी का ही एक व्यक्ति होगा जो गुलाम होगा, जो भारत पर यहां पर क्या करेगा, गुलाम वंश की नींव डालेगा, और उसके बाद भारत में मुस्लिम शासन शुरू हो जाएगा। अभी आपको जो मैंने 2 आक्रमणकारी पढ़ाएंगे, पहला मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा महमूद गजनवी, दोनों लूटकर भारत को वापस चले गए हैं। और अब जब हम पढ़ेंगे तो आखिरकार किस तरह से सत्ता स्थापित हुई है, किस तरह से शासन ये मुस्लिम आक्रमणकारी करने लगे हैं, इस बात पर मैं आपसे बात करूंगा, बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर करूंगा। तब तक एक वीडियो मैंने आपको दिया है, इसको आप देखिएगा, अच्छे से नोट्स आपको मिल जाएंगे, और बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे बढ़ते रहिएगा, आगे चलते रहेगा। और जो यूट्यूब पर भी मैं आपके लिए जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकेगा उतना देने की कोशिश करूंगा, और ऐप पर भी आपको लगातार ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। बेस्ट ऑफ लक प्यारे दोस्तों, नमस्कार।